प्रिय छात्रों एवं शिक्षक बंधुओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा। आज मैं इम्यूनोलॉजी का अर्थात शरीर में पाए जाने वाले रोग निरोधक क्षमता का सबसे बेसिक कैरेक्टर, जिसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, और उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसका अर्थ समझाऊंगा। और सिर्फ बेसिक बातें, कोई गहराई वाली बातें नहीं, जो एक लेमैन भी समझ सके, सिर्फ इतनी ही बातों का जिक्र करूंगा। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में चारों ओर कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ हवा में, मिट्टी में, पानी में बिखरे हुए हैं। इनमें कई हानिकारक और रोगकारक भी हैं। लेकिन क्या हम हमेशा बीमार रहते हैं? क्या हम हमेशा इनसे पीड़ित रहते हैं? तो नहीं। ऐसा क्यों? तो हमारे शरीर की बनावट और हमारी सामान्य रचना में, हमारी सामान्य क्रिया में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि हम इन रोगाणुओं का विरोध आसानी से कर पाते हैं। हमारे शरीर में इनके आने का रास्ता या तो हमारी स्किन होकर, त्वचा होकर है, या फिर नाक से, मुंह से और जेनाइटल सिस्टम से आने की संभावना रहती है। तो इन सभी में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि सामान्यतः ये परजीवियों को आने से रोकती हैं। आ भी जाएं तो उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती हैं। आप एक सिंपल उदाहरण से इसको समझकर देखें कि आप चार दोस्त बरसात में कहीं घूमने जाते हैं और वर्षा होने लगती है तो आप सभी भीग जाते हैं। किसी एक को वर्षा में भीगना खूब अच्छा लगता है, वह एंजॉय करता है, घर आता है, कपड़े बदलता है, बिल्कुल फिट हो जाता है। दूसरे की नाक बहने लगती है, 2-4-10 बार छींकता है, लेमन टी लेता है, तब वह ठीक होता है। और तीसरा बुखार से पीड़ित हो जाता है, बिस्तर पकड़ लेता है। तो यह अंतर क्यों है? तो यह अंतर यह है कि जिसका शरीर इन रोगाणुओं से लड़ने में जितना ज़्यादा सक्षम है, यानी जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग है, उस पर बीमारियों का असर सबसे कम होगा। और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उस पर बीमारियों का तुरंत असर होगा। यही कारण है कि आपका कोई मित्र एकदम निरोग रहता है तो कोई दूसरा अक्सर बीमार पड़ा रहता है। तो हर व्यक्ति का रोग निरोधी क्षमता अलग अलग होती है। उनका पावर टू रेजिस्ट द डिजीज यह डिफरेंट होता है, डिफर करता है। एक दूसरे उदाहरण से भी आप दे सकते हैं कि वैसे जानवर जो जंगली हैं, जो गंदगी में पलते बढ़ते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन उसी गंदगी के पास आपका पालतू जानवर चला जाए तो उसे तुरंत बीमारी हो जाती है। जो सफाई कर्मी हैं, उन्हें बीमारी नहीं हो रही है, और आप उसी गंदगी से गुजरते हैं तो आपको किसी न किसी तरह की परेशानी का खतरा रहता है। तो ये अंतर प्रकृति के जितना निकट रहने वाले लोग हैं, गंदगी और प्राकृतिक आपदाओं से जो लड़ने वाले लोग हैं या जानवर हैं, उनमें रोग निरोधी क्षमता अधिक होती है। और जो प्राकृतिक अवस्थाओं से एकदम दूर रहने वाले होते हैं,
अलग थलग रहने वाले होते हैं उनमें यह रोग निरोधी क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यही क्षमता जिसके द्वारा कि रोगों से लोग लड़ सकते हैं, कोई एनिमल लड़ सकता है, इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। और हायर एनिमल में और मनुष्य में इम्यून सिस्टम होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। उस इम्यून सिस्टम की मदद से हम अपने अंदर इम्यूनिटी यानी रोग निरोधी क्षमता का विकास कराते हैं। अब कुछ क्षमता जन्मजात होता है तो कुछ क्षमता बाद में विकसित होता है। तो जो रोग निरोधी क्षमता जन्मजात होता है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और जो बाद में विकसित होता है या विकसित कराया जाता है तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो पहले हम लोग इनेट इम्यूनिटी का मतलब देखें। यह इनेट इम्यूनिटी किसी एक रोग विशेष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि यह कई तरह के रोगाणुओं से बचाव का तरीका है। यह तरीका हमारी बनावट, हमारी क्रिया और हमारे कुछ सेलुलर और बायोकेमिकल प्रॉपर्टी पर आधारित होता है। हमारे अंदर कुछ बैरियर्स, कुछ अवरोध हैं जो कि इन रोगाणुओं को अंदर आने से रोकते हैं या इनके फैलाव को रोकते हैं। शरीर में आ भी जाए तो इन्हें फैलने से रोकते हैं। तो ये बैरियर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। आप देखते हैं आपके पैर में काफ़ी मोटी त्वचा होती है, हाथ में उससे कम, और शरीर के अन्य अंगों में 6 से 7 लेयर का बना हुआ इपिथेलियम पाया जाता है। इससे होकर कोई भी जीवाणु, कोई भी रोगाणु अंदर नहीं आ पाता है। लेकिन यही आपके हाथ में, पैर में कहीं खरोंच लग जाए तो वह बैरियर टूट जाता है और रोगाणु आसानी से ब्लड तक पहुंच जाते हैं, तो फिर इन्फेक्शन की संभावना हो जाती है। तो इस तरह का कई स्तर का बना हुआ इपिथेलियम सिर्फ त्वचा पर नहीं होता है, यह हमारे नाक के अंदर, मुंह के अंदर और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर भी पाया जाता है। जो जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं उनका स्किन सूखा हुआ, ड्राई होता है और उनके बाहरी सेल्स में कॉर्निफाइड एपिथेलियम होता है। उसके अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन जमा हो जाता है जिसे पार करना आसान नहीं होता है। लेकिन पानी में रहने वाले प्राणियों के स्किन पर या हमारे नाक में, मुंह में लगातार म्यूकस का निर्माण होते रहता है। इस म्यूकस के कारण ये बैक्टीरिया, ये जर्म्स आसानी से तैरकर इपिथेलियम को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। जैसे ही इन्फेक्शन होता है, म्यूकस का लगातार बनना बढ़ते चला जाता है। यही कारण है कि नाक में इन्फेक्शन होगा तो आपके नाक के अंदर से गाढ़ा म्यूकस निकलने लगेगा। फेफड़े में होगा तो फेफड़े से निकलने लगेगा, तो आप कहें कि कफ हो गया, खांसी हो गई। अगर इंटेस्टाइन में इस तरह का इन्फेक्शन हो तो लैट्रिन के साथ म्यूकस बाहर आने लगेगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा म्यूकस का बनना यह दर्शाता है कि इन्फेक्शन आ चुका है और आपका शरीर उस इन्फेक्शन से लड़ रहा है, उस रोगाणु को अपने शरीर के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस कफ या म्यूकस की जांच करेंगे तो कफ और म्यूकस में आपको रोगाणु दिखाई पड़ेंगे।
अब कोई बैक्टीरिया अगर फेफड़े में आया तो फेफड़े से कफ बनने लगा, एलिमेंटिक कैनाल में गया तो एलिमेंटिक कैनाल में भी म्यूकस बनने लगा। तो निश्चित रूप से अगर फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन है तो कफ में जांच कीजिए, एलिमेंटिक कैनाल में इन्फेक्शन है तो स्टूल टेस्ट करवाइए, तो आपको स्पष्ट रूप से वह पैथोजन दिखाई पड़ जाएगा। अब फिजिकल बैरियर के अलावे फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इसका मतलब हुआ बॉडी का फिजियोलॉजी ऐसा है कि वह रोगाणुओं को रोक सकता है। उदाहरण के लिए आपके सलाइवा में और आपके आंसू में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम बनता है, पाया जाता है, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को गला देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसलिए आंख से आंसू गिरना यानी इन्फेक्शन को दूर करने की कोशिश करना। अब मुंह में सलाइवा अगर नहीं मार पाया तो वह इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए अधिकांश बैक्टीरिया को यह भोजन के कड़े हिस्सों को यह गला देता है, तो निश्चित रूप से यह बैक्टीरिया के सेल वॉल को भी गला देगा। तो एसिडिक मीडियम में अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। फिर भी कभी कभी कुछ स्पोर बच जाते हैं, और अगर वे स्पोर बच जाएंगे, नहीं मरेंगे, तो फिर बीमारी की संभावना हो जाएगी। फीमेल के वेजाइना में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, वहाँ ग्लूकोज का कन्वर्सन लैक्टिक एसिड में होते रहता है। इसका नतीजा वेजाइनल सिक्रीशन भी एसिडिक होता है और उस तरफ से भी इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ जटिल चीज़ें भी होती है। इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से अल्फा डिफेंसिन, बीटा डिफेंसिन नाम के विशेष प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा कई अन्य पदार्थ भी हाल फिलहाल में पता चला है, जो बॉडी के डिफेंस में मदद करते हैं। इन्हें कैथेलिसिडिन्स, प्रोटीग्रिन्स, ग्रेन्युलोलाइसिन, हिस्टैटिन और सिक्रीटरी ल्यूकोप्रोटीएज इनहिबिटर SLPI इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये सारे के सारे केमिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर का निर्माण करते हैं और इनकी मदद से शरीर मैक्सिमम कोशिश करता है कि इन्फेक्शन को प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। अब अगर किसी तरह यह बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, वह किसी इपिथेलियम को घायल कर देता है और घायल करके वहाँ पर सूजन उत्पन्न करता है, तो ब्लड की नलियाँ उस जगह पर आके अवरुद्ध होने लगती हैं। वहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, प्लाज्मा निकल कर चारों ओर फैलने लगता है और इसी के साथ WBC, जो पहले परिवहन तंत्र में खुलेआम तैर रहा था, वह ब्लड की नलियों के किनारे होते हुए नलियों की दीवार को पार करके यानी डायपिडेसिस के द्वारा निकलकर संक्रमित जगह पर पहुंचता है। इसमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट नाम की कोशिकाएं, पहले तो न्यूट्रोफिल, और अगर यह लड़ पाने में असमर्थ हो जाए तो मोनोसाइट वहां पहुंचकर सीधे उन जर्म्स को, डैमेज टिश्यू सेल्स को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं।
हमारे कनेक्टिव टिश्यू में भी मैक्रोफाजेज पाए जाते हैं, मास्ट सेल्स पाए जाते हैं, और फेफड़े के कनेक्टिव टिश्यू में डस्ट सेल्स पाए जाते हैं। यह नाम डस्ट सेल इसलिए पड़ा कि ये धूल कणों को भी निगल जाया करते हैं। तो इन सभी में भक्षक कोशिकाएं की तरह काम क्रिया होती है। जैसे अमीबा छोटे कणों का भक्षण करता है, वैसे ही यह मैक्रोफाजेज, मास्ट सेल और डस्ट सेल जर्म्स का, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। तो इस तरह ये डायरेक्ट बाहर से आने वाले कणों को खाकर नष्ट करते हैं, और नष्ट करने की इस क्रिया में लाइसोसोम में पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइम्स यानी लाइसोसोमल एंजाइम्स और परऑक्सीसोम में पाए जाने वाला परऑक्सीडेज जो नेसेंट ऑक्सीजन बनाकर इन्हें नष्ट करता है। इनके अलावे कुछ विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट के ही प्रकार हैं, नेचुरल किलर सेल्स कहलाते हैं, एनके सेल्स। ये भी वायरल पार्टिकल्स को और एंटीजेंस को नष्ट करते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स खासकर हर्पिस वायरस को और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस वायरस को नष्ट करने वाला होता है। ब्लड में इंटरफेरॉन नाम का रसायन IFN अल्फा बीटा और इंटरल्यूकिन IL-12 इत्यादि बनते हैं, जो इन नेचुरल किलर सेल्स की क्रिया को और भी बढ़ावा देते हैं। अब चौथा तरीका है साइटोकाइंस की उत्पत्ति, यानी सेल के द्वारा विशेष प्रकार का सिक्रीशन। तो इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन वास्तव में साइटोकाइंस हैं। आमतौर से किसी एक बीमारी, किसी एक वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर आपके शरीर में इंटरफेरॉन बनता है तो यह एक से अधिक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से आपके शरीर को बचा सकता है। हालांकि इंटरफेरॉन सामान्यतया हर व्यक्ति में नहीं बनता है, किसी किसी में बनता है। इसलिए ह्यूमन इंटरफेरॉन बहुत महंगा केमिकल है। कैंसर जैसी बीमारी में ही इसका उपयोग किया जाता है। अब ये तीसरा और चौथा प्रकार यानी सेलुलर बैरियर और साइटोकाइंस, ये सेकेंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस कहलाते हैं। अगर इतने के बावजूद इन्फेक्शन रह गया तो फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न होता है। एक्वायर्ड माने अपनाया हुआ। तो अगर रोग का आक्रमण हुआ तो हम उम्मीद की जाती है कि 3 से 4 दिनों तक में उस रोग से लड़ने के लिए, खासकर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए अपने आप अंदर में एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। तो अगर एंटीबॉडी हम रोग के संक्रमण के बाद बनाते हैं तो वह नेचुरल स्टिमुलेशन हुआ, प्राकृतिक रूप से प्रेरित किया गया शरीर को कि आप रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाइए। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक वायरस या बैक्टीरिया के लिए अलग अलग प्रकार का एंटीबॉडी बनता है। ये एंटीबॉडी एक विशेष स्पेसीज, एक विशेष स्ट्रेन के खिलाफ ही बनता है। यानी कि अगर 1000 तरह का इन्फेक्शन हमारे अंदर आया तो 1000 प्रकार का एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने लगेगा। अब नेचुरल के अलावे इम्यूनाइजेशन की क्रिया होती है, वैक्सीन दिया जाता है जिसमें कि रोगाणुओं से उत्पन्न एंटीजन, उसका कोई प्रोटीन, कोई पॉलीसेकेराइड या कई केसेज में रोगाणु को
निष्क्रिय करके उसे ही डाल दिया जाता है, जिसमें एंटीजेनिक एक्टिविटी तो होता है लेकिन रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसके खिलाफ जब 2-4 दिन के अंदर एंटीबॉडी बनने लगेगा तो काफ़ी समय तक ये एंटीबॉडी बनता रहेगा। तो एक बार जब एंटीबॉडी बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो एंटीजन को पहचानने के लिए विशेष प्रकार के मेमोरी सेल बन जाते हैं। बाद में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि बी लिम्फोसाइट का अलग मेमोरी सेल, तो टी लिम्फोसाइट का अलग मेमोरी सेल बनता है। इस मेमोरी सेल के कारण ही आगे काफ़ी समय तक 3 महीना, 6 महीना, कई साल तक, कभी कभी 20-20 साल तक हमारे अंदर एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रह जाती है। इसलिए जब किसी प्राकृतिक कारण से उस विशेष जर्म का इन्फेक्शन होता है तो हमारा मेमोरी सेल जागृत हो जाता है और एंटीबॉडी बनाकर उस बीमारी से लड़ लेता है। हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम निरोग रह जाते हैं। तो मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, हुपिंग कफ इत्यादि के जो वैक्सीन दिए जाते हैं वे काफ़ी समय तक हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अगर आपको बीमारी होती है और आप 3-4 दिन, 5 दिन तक कोई इलाज नहीं करते हैं, शरीर को खुद लड़ने देते हैं, तो आपके अंदर निश्चित रूप से उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनेगा और अपने आप ही आप थोड़ा कष्ट ही सही लेकिन जल्दी ही आप 5-7 दिनों में, 8 दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि आप तुरंत दवाई करने लगते हैं, खास करके आप कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खाते हैं, कोई स्टेरॉइड लेते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका एंटीबॉडी बनाने की क्षमता विकसित नहीं हो पाता है। तो एक बार जब एंटीबॉडी बनने लगा तो अगले बार आप रोगाणु को आने पर खुद ही लड़ लेंगे, यानी आप इम्यून हो गए। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी जो वैक्सीन, टीका, पाँच इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाना पड़ता है। मान लिया आपने मीजल्स के लिए वैक्सीन लिया तो वह स्मॉल पॉक्स को नहीं रोकेगा, वह चिकन पॉक्स को नहीं रोकेगा, वह जॉन्डिस, पोलियो या मम्स को नहीं रोकेगा। इसलिए आपके प्राकृतिक परिवेश में जो जो बीमारियां हैं, आपको उन सब के खिलाफ एंटीबॉडी लेना पड़ेगा, वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो हम लोग सेपरेट सेशन में वैक्सीन भी पढ़ेंगे, एंटीबॉडी की विस्तृत रचना और क्रिया भी पढ़ेंगे। यहाँ मोटी बात है कि एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगता है। अब ये एंटीजन क्या है? तो शरीर के बाहर से आने वाला कोई भी अप्राकृतिक रसायन जो पहले कभी हमारे बॉडी में नहीं था, नहीं पाया गया था, ऐसा कोई फॉरेन केमिकल जब हमारे अंदर आता है और हमारे बॉडी के ब्लड कम्प्लीमेंट सिस्टम से वह रिएक्ट करने लगता है, तो ऐसे जीवन विरोधी पदार्थों को, प्रतिजीवी पदार्थों को एंटीजन कहा जाता है। अब ग्लूकोज का होमोपॉलीमर, लिपिड, आरएनए, डीएनए, ये सब बड़े कमज़ोर एंटीजन हैं, इसका शरीर पर प्रभाव नगण्य होता है। लेकिन अगर हेट्रोपॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज है, ग्लूकोसामाइन के साथ गैलेक्टोसामाइन है, तो वह पावरफुल एंटीजन होगा। पॉलीपेप्टाइड विशेष रूप से बड़े ही पावरफुल एंटीजन होते हैं और अक्सर ये वायरल कोट
या बैक्टीरिया के सेल वॉल से डिराइव्ड होते हैं। अब इन एंटीजेंस की सतह पर विभिन्न प्रकार की रचनाएं, केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसा है जिसकी मदद से हमारे सेल के रिसेप्टर पर जाके ये जुड़ जाया करते हैं। इन्हें एंटीजन डिटर्मिनेंट कहते हैं, इन्हें इपिटोप्स भी कहा जाता है। तो माना जाता है कि एंटीजन की सतह का अधिकांश हिस्सा एक इपिटोप है और आमतौर से एक एंटीजन पर 2 एपिटोप पाए जाते हैं। इसी तरह जब हमारे अंदर एंटीबॉडी बनेगा तो वह इन इपिटोप से जाकर बाइंड करेगा, उस पर अपना एक पाराटोप रहेगा। अब बाहर से आने वाले ये एंटीजन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक है एलर्जन, जो एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न करता है, लहर, जलन, खुजली, चकत्ता पड़ जाना, उस जगह पर लाल हो जाना, यह एलर्जिक रिएक्शंस हैं। और दूसरा है इम्यूनोजेन, जो हमारे इम्यून सिस्टम को जागृत करता है, एंटीबॉडी बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है, हमारे अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इत्यादि का निर्माण कराता है, वह है इम्यूनोजेन। अब यह इम्यूनोजेन एक ग्लोबिन प्रोटीन है जो ब्लड में पाए जाने वाले गामा ग्लोबिन परिवार से संबंधित है, इसीलिए इसे गामा ग्लोबिन या इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। एंटीबॉडी की रचना सबसे पहले पोर्टर और एडेलमैन नाम के वैज्ञानिकों ने 1950 में बताया। उन्होंने IgM ग्रुप के एंटीबॉडी का अध्ययन किया था। उन्होंने देखा कि इसमें 2 हैवी चेन हैं जिनमें 400 से अधिक अमीनो एसिड्स हैं और 2 लाइट चेन हैं जिसमें 200-220 अमीनो एसिड्स हैं। हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट 50,000 डाल्टन यानी 50 किलो डाल्टन और लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट 25,000 डाल्टन यानी 25 किलो डाल्टन है। अब किसी एक एंटीबॉडी में दोनों हैवी चेन एक समान होते हैं और इसी तरह दोनों लाइट चेन भी एक समान होते हैं। ये लाइट चेन और हैवी चेन अपने अमीनो टर्मिनल की ओर से एक दूसरे से जुटे रहते हैं। तो प्रत्येक हैवी चेन पर एक लाइट चेन जुटा रहता है और इनके कार्बोक्सिल टर्मिनल की ओर, लाइट चेन के कार्बोक्सिल टर्मिनल की ओर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से ये जुटा रहता है। इसके कारण वहाँ एक द्विशाख वाई जैसा यानी फॉर्क बन जाता है और हैवी चेन का बाकी हिस्सा आपस में 3 से 6 जगहों पर डाइसल्फाइड ब्रिज बनाकर जुटे रहते हैं और इस फॉर्क के स्टेम का काम करते हैं। अगर पापाइन एंजाइम की मदद से इसे डाइजेस्ट कराया जाए तो फॉर्क वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और स्टेम वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। फॉर्क वाले हिस्से में एंटीजन को बांधने की क्षमता रह जाती है, इसलिए इसको फ्रैक्शन एंटीबॉडी बाइंडिंग कहा जाता है, एंटीजन बाइंडिंग। और स्टेम वाला हिस्सा क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इसलिए इसे क्रिस्टलाइजेबल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये देखिए एक सिंपल रचना है, ब्लू कलर से दिखलाया गया है हैवी चेन और हल्का लाल गुलाबी रंग से दिखलाया गया लाइट चेन। इनके जुटने के कारण यह वाई आकार का हो गया। यह दूसरी रचना डिटेल रचना है। इसमें पहला लूप जो आप देख रहे हैं बना हुआ सबसे ऊपर दोनों ही चेन पर, यह वेरिएबल रीजन है। इसमें अमीनो एसिड की सजावट बदलती है और इसी के अंदर एक हाइपर वेरिएबल रीजन है जिसमें
6 से 8 अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा अंतर दिखलाने वाले होते हैं। इसके अलावा 3 लूप और आप देख रहे हैं, ये तीनों लूप कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2 और कांस्टेंट 3 कहलाते हैं। कुछ एंटीबॉडी में 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं, तो जिसमें 3 कांस्टेंट रीजन है उसमें फॉर्क का एंगल बदलते रहता है। यह एंगल बदल सकता है, यानी एंटीजन बड़ा है तो एंगल बड़ा हो जाएगा, एंटीजन छोटा है तो एंगल छोटा हो जाएगा। लेकिन जिसमें 4 कांस्टेंट रीजन है उसमें यह एंगल फिक्स्ड हो जाता है। तो डिटेल में जब हम लोग एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो इन रचनाओं को भी हम समझेंगे। अब डॉक्टर रिचर्ड जे गोल्डबर्ग जो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में प्रोफेसर थे, इन्होंने 1952 में एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे से कैसे जुड़ता है इसकी क्रिया समझाया, जिसे हम लोग गोल्डबर्ग थ्योरी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। अब कई प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। हम लोग आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अगले सेशंस में, तो 5 क्लास में एंटीबॉडीज को बांटेंगे और प्रत्येक क्लास को 2-2 सब क्लासेज में बांटेंगे। किसी भी एंटीजन के खिलाफ इनमें से कोई एंटीबॉडी बन सकता है, यानी 5 क्लास और प्रत्येक के 2-2 सब क्लासेज में कोई भी बन सकता है। लेकिन एक एंटीजन के खिलाफ जो वेरिएबल रीजन की बनावट होती है वो सभी क्लासेज और सब क्लासेज में एक समान होगी। इसलिए ये बड़ा ही स्पेसिफिक केमिकल है और इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो एंटीजन के ऊपर इपीटोप से और एंटीबॉडी के पाराटोप के बीच ये होने वाली प्रतिक्रिया हर स्पेसीज, हर प्रजाति के लिए निश्चित होती है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का जो बॉन्ड बनता है वह नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, या किसी प्रकार का वान डेर वाल्स फोर्स हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एंटीबॉडी बना है यह मोनोक्लोनल है। एक ही इपीटोप के खिलाफ यह अपना बॉन्डिंग कर सकता है। तो आप देखिए, ये दोनों डायग्राम में दिखलाया गया कि एक प्रकार का इपीटोप से यह एंटीबॉडी जुड़ रहा है। यह कमजोर माना जाता है, क्योंकि अगर उस इपीटोप में कोई अंतर हो जाएगा तो यह एंटीबॉडी काम नहीं करेगा। लेकिन जो मल्टीक्लोनल या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं उनमें एक से अधिक एंटीबॉडीज के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना है। एंटीजन एक ही है, एक्चुअली इसका इपीटोप अलग अलग है। इस फिगर में 3 प्रकार का इपीटोप है। तो प्रत्येक इपीटोप के लिए एक एंटीबॉडी का मिश्रण तैयार हुआ, दूसरे के लिए दूसरा तैयार हुआ। तो इनमें कोई ना कोई एंटीजन से बाइंड कर जाएगा और एंटीजन को नष्ट करने लगेगा। यह क्रिया तब तक होते रहेगी जब तक कि इन्फेक्शन रहेगा, बॉडी में एंटीजन बन करके निकलते रहेगा। तो अगले सेशन में हम लोग एंटीबॉडी की बनावट, उसके प्रकार, कौन सा एंटीबॉडी वायरस के खिलाफ तो कौन बैक्टीरिया के खिलाफ ज़्यादा एक्टिव है, इत्यादि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।